साहब हमारे साथ इसके साथ साथ हमें डॉक्टर हुमा बकई साहिबा भी ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरीके से ये अटैक इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर किया है और फिर जवाबन जो ईरान का रद्द-ए-अमल है, क्या कमेंट करेंगे इस पर आप? जी हाँ, देखें कि इनिशियली कोशिश की है अमेरिकन ने एक डिसेप्शन और एक सरप्राइज अचीव किया है, क्योंकि इंप्रेशन जिस तरह दिया है कि बातचीत चल रही थी, फिर अभी नेक्स्ट बातचीत वियना में होनी थी, फिर मार्को रूबियो ने इजराइल का विजिट करना था 2-3 मार्च को। सो वो एक इम्प्रेशन था कि लाइकली इस दौरान कुछ नहीं होगा, लेकिन इन्होंने सब्सिक्वेंटली ऑलरेडी मेरे ख्याल में ये पहले वीक्स अगो मेरे ख्याल में ये सब कुछ चीज़ें फाइनलाइज थी और अकॉर्डिंगली इस दफ़ा का ये देखें जॉइंट हमला हुआ है। पहले तो अलग अलग था लास्ट ईयर में, लेकिन अभी मिल के हमले किए गए हैं और इसमें स्पेसिफिकली और जो कंसेप्ट में पता चल रहा है डीकैपिटेशन पे जा रहे हैं कि लीडरशिप के पीछे हैं, जो सिविल और पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप है, इवन रहबर के पीछे ये टारगेट है। वो चाहते हैं कि सिस्टम को पैरालाइज किया जाए और दैट्स वाई देखें कि साइमल्टेनियस जो ईरान है, सेंट्रल ईरान और जो वेस्टर्न ईरान है, जो स्पेसिफिकली टारगेट हो रहा है और अल्टीमेटली एम ये है कि इनको पैरालाइज किया जा सके और डिकैपिटेशन की तरफ जाए और फिर वो अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि अपना वो मकासद हासिल करें। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये तो इंप्रेशन दिया कि ऑब्जेक्टिव है रजीम चेंज का है और नेतन्याहू ने जो बात की है उसने कहा है कि जो अजरबैजानी से ईरान के अंदर कुर्द लोग जो हैं, वाजिज जो अरब वहाँ पे हैं, बलोच, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि वो खड़े हो जाए। इवन पर्शियंस को भी कहा है कि ये मौका है। और आप देखें स्टेज कैसे सेट किया गया कि एक इंसर्कलमेंट भी की गई और ईरान के अंदर अब रिसेंटली प्रोटेस्ट दोबारा शुरू हुए थे और उसमें मुजाहिदीन खल्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बाहर बैठी हुई है, उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया था। और इसके अलावा कुर्दों ने अपनी एक कोलिशन भी बना ली थी कि फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट कोलैप्स होती तो हमारा क्या फ्यूचर लाएमल होगा। सो आप समझ लें इसमें CIA, मोसाद सब ने एक अपनी इन्वॉल्वमेंट की है। लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट द रोल ऑफ इंडिया इस पूरे गेम के अंदर। जिस तरीके से आप देखें उन्होंने पाकिस्तान को एंगेज करवाया, क्योंकि लास्ट ईयर जब पाकिस्तान ईरान के साथ ये वाकयात हुए, पाकिस्तान स्टूड बाय ईरान। हमने डिप्लोमेटिक, मॉरली एंड स्ट्रेटेजिकली वी सपोर्टेड ईरान। दैट्स व्हाई ईरानियन पब्लिक ने आपका शुक्रिया अदा किया और मजलिस ने तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए थे बिकॉज वी स्टूड बाय देम। आज भी देखो उनको खदशा था कि इन वाकयात में पाकिस्तान खड़ा होगा। दैट्स वाई जो प्रॉक्सी है, दी मास्टर प्रॉक्सी तालिबान रजीम को टास्क दिया गया कि पाकिस्तान को एंगेज किया जाए। 53 लोकेशंस पे पाकिस्तान पे हमले किए गए और पाकिस्तान को उधर एंगेज करवाया ताकि ईरान को आइसोलेट किया जा सके। और तो मेरे ख्याल में अब ईरानी अवाम को, ईरानी गवर्नमेंट को एहसास होना चाहिए डबल रोल ऑफ मोदी जो था। आप देखें कि 72,000 फलस्तीनी शहीद हुए, ईरान पे हमले की तैयारियां मुकम्मल थी, मोदी वास इन तल अवीव वहां पे बैठ के वहां एड्रेस कर रहा था एंड ही इंडोर्स बेसिकली। आप देखें नेतन्याहू ने उनके आने से पहले कहा था कि मोदी आ रहे हैं, वी आर हैविंग ए अलायंस अगेंस्ट रेडिकल इस्लाम। पहले उन्होंने कहा शिया इस्लाम की बात की, फिर सुन्नी इस्लाम की बात की। सो मोदी वाज देयर टू एंडोर्स। सो मेरे ख्याल में ये खित्ते में जो डेवलपमेंट हुई है और ये आइसोलेट करने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक। तो मंसूर साहब आप बताइएगा कि ये दूसरी बार हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के इस दौर में कि उन्होंने डेडलाइन जो दी, मुज़ाकरात की ऑफर करते रहे, पेशकश करते रहे, लेकिन अपने जो मिलिट्री बिल्डअप के बाद उन्होंने डेडलाइन से पहले ही हमला कर दिया है। तो इस सूरत को आप किस तरह से देखते हैं? ये कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। आप जिन लोगों के साथ ये सारा गेम प्लान कर रहे थे उनकी तो बदअहदी जो है, मतलब अमेरिकन ज़ायनिस्ट जो हैं, खासतौर पर यहूदी जो है, उनकी बदअहदी जो है उस पर तो कुरान ने मोहर तस्दीक सब की है कि ये बदअहद कौम है, जब भी आपके साथ कोई वादा करेंगे, अहद करेंगे, उसको ब्रीच करेंगे। और यही चीज़ जो है गुज़श्ता जून के अंदर भी जब मुज़ाकरात का 5वां दौर शुरू हो चुका था और उस वक्त एक डेडलाइन भी दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ 10 दिन की, लेकिन उसके बाद उनका पैमाना सब्र जो है वो चनक उठा और उन्होंने अपने B-2 बॉम्बर भेज के ईरान की जौहरी तंसबात जो है उस पर हमले करवाना शुरू कर दिए और उसके साथ साथ फिर इसराइल ने भी उनको ज्वाइन कर लिया। और अब भी यही हुआ कि इस वक्त पूरे अरब रीजन को, पूरे मिडिल ईस्ट को इस बात पर तैयार और आमादा किया गया कि वो ईरान को नेगोशिएशन टेबल पर आने के लिए कायल करें। और जब ईरान जो है उस तमाम अश्योरेंस के नतीजे में मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार हुआ, तो फिर दोबारा से इसी नौयत का ड्रामा जो है रचाया गया कि जब मुज़ाकरात मिड वे थे, उसके मराहल जो है वो बड़े पॉजिटिवली जो है
उसकी आउटकम आ रही थी और ईरान अपनी यूरेनियम इन्रिचमेंट का जो दावा था, जो क्लेम था, उससे भी नीचे आने के लिए तैयार हो गया था। और उसके साथ साथ दीगर मामला तो उन्होंने जाहिर है उस एजेंडे में शामिल ही नहीं किए थे, लेकिन उसके बावजूद फिर जो है इस तमाम पॉजिटिव साइंस के बावजूद ईरान को जो है एक बार फिर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर अपनी महंगी जारहियत का निशाना बनाया, क्योंकि अमेरिका ने जितना बड़े पैमाने पे बिल्डअप कर लिया था, खदशात तो ये जाहिर किए जा रहे थे कि अमेरिका किसी न किसी तरीके से डिच करेगा और एक बार फिर ईरान को इस तरीके से चढ़ाई का निशाना बनाएगा। राइट, क्योंकि जिस बड़े पैमाने पे उनके दो यानी जहाज बरदार बहरी जहाज मौजूद थे मुख्तलिफ के अंदर, वहाँ पे जो उनको लॉजिस्टिक मसाइल दरपेश होना शुरू हो जाएंगे, उनकी जितनी बड़ी जो ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रही थी, उसके साथ साथ दाखिली तौर पे उन्हें जो चैलेंजेस थे, अब अमेरिका अगर वापस जाता था मुज़ाकरात में कामयाबी ने नाकामी के बाद, तो अमेरिका के पास कोई जंगी ट्रॉफी नहीं होनी थी जिसको दिखा के वो अपने मेका बेस को एक बार फिर पागल बना सकते कि देखिए जी हम तो एक और जंग जीत कर आ गए हैं, ये लोगों का नुकसान करके वापस आए हैं। तो ऐसी सूरत में उन्होंने हमला करना ही था और ये मैं समझता हूँ एक बहुत ही इंतहाई ओवर सिंप्लीफिकेशन थी ऑन द पार्ट ऑफ हमारे गल्फ कंट्रीज और खासतौर पर वो ममालिक के जो ईरान को बार बार इस बात पर आमादा करते रहे कि आप मुज़ाकरात में आए, मुज़ाकरात में आए। और अब सूरत हाल ये है कि जिस तरीके से इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ये अटैक किया है, अब तो इस बात की तलाश की जा रही है कि खित्ते के कौन से वो ममालिक है कि जिन्होंने एक बार फिर बरादरानी यूसुफ का किरदार अदा किया, कि अपने कंधे और अपना लॉजिस्टिक जो है वो फराहम किया है ताकि ईरान पर एक चौमुखी हमला जो है वो किया जा सके और उसको पैरालाइज किया जा सके और उसकी अस्करी और जो सियासी और रूहानी क़यादत जो है, ये मैं समझता हूँ इस वक्त पूरा एजेंडा है। ये एजेंडा तो किया था उनके अमेरिका के जो सफीर हैं हकाबी, जब उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का वाशिगाफ ऐलान किया कि अमेरिका तो इस खित्ते को बिब्लिकल लैंड समझता है और ये तकरीबन 3000 साल से यहूदियों की मलकियत है, तो लिहाजा यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट का एजेंडा है वो सिर्फ इसराइल का नहीं है, हम भी उसके साथ शामिल है और हम भी समझते हैं कि हमें सऊदी अरब तक बिलाखिर पहुंचना है। और यही वजह है कि आज इस जंग के नतीजे में इसराइल तो पता नहीं सऊदी अरब तक कभी पहुंच पाए या ना पाए, लेकिन ईरान के मिसाइल या इस नौयत के रियाद तक पहुंच गए। ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है और पाकिस्तान के लिए दोहरा चैलेंज है कि पाकिस्तान एक तरफ अपने मशरक और मगरब में दो दुश्मनों के दरमियान गिरा हुआ है और उसके साथ साथ ईरान को एक अनरेस्ट है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ एक ऐसे दफाई मायदे में पाबंद है कि वो सऊदी अरब के दिफा के आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं मंसूर साहब। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं कि दिस इज द सेकंड टाइम, पहले लास्ट ईयर जून में इस तरह से हुआ था कि मुज़ाकरात चल रहे थे और उस दौरान ही जो एक गैप आया उसके अंदर अटैक कर दिया गया था अमेरिका की जानिब से, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था शायद कि जो 2-3 मार्च तक जो बातचीत होनी है उससे पहले इस तरह का कोई अटैक किया जाएगा ईरान पर, लेकिन ये हो गया। लेकिन अब बज़ाहिर इस जंग का जो ताल्लुक है बज़ाहिर न्यूक्लियर प्रोग्राम से तो दिखाई नहीं दे रहा, रिजीम चेंज से दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगी आप? देखिए भी मेरा ख्याल है कि सिचुएशन बहुत तेजी से बदली है, बहुत तेजी से एस्केलेट भी की है। कुछ घंटे पहले इरानियन फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे थे कि वी आर क्लोज टू अ ब्रेक थ्रू और मुज़ाकरात अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। तो एक समझी दुनिया ने सुख की सांस ली थी कि हम एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट से पीछे हट गए, लेकिन इस पूरी सूरत हाल में आपने देखा कि क्योंकि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जहां अमेरिकन बेसेस हैं, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि हम अपनी एयर स्पेस या बेसेस आपको नहीं देंगे ईरान पे अटैक करने के लिए। तो बिल्कुल एक अलग चाल चली इजराइल ने, और इजराइल ने खुद ईरान पर एक डायरेक्ट अटैक कर दिया, जो वो पहले भी एक दफा कर चुका है, तब भी टॉक सबोटाज हुई थी। लेकिन इस अटैक का नतीजा ये हुआ कि विद इन मेरा ख्याल 1 घंटे यूएस का स्टेटमेंट आ गया कि यूएस और इजराइल ने मिलकर ये हमला किया है। इसका मतलब है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो इजराइल चाहता था शुरू से, 2 साल से ये कोशिश कर रहा था कि ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल का, वो ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट बन जाए। और आप सोचिए उससे पहले उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो थी वो लेबनान में भी शुरू कर दी है, इराक में भी शुरू कर दी थी, और पाकिस्तान को इंगेज किया था तालिबान के थ्रू
हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे। तो मैं नहीं समझती कि ये इतना सडन हुआ है। मेरा ख्याल है बहुत प्री मेडिटेटेड अटैक था। जो चीज सडन हुई है वो जो ईरानियन रिटेलिएशन रिएक्शन है, बिल्कुल ठीक है। ईरान ने फौरी जवाब दिया है, जल्दी जवाब दिया है और वाइड जवाब दिया है। तो इस वक्त जहां भी अमेरिकन बेसिस हैं वो सब अटैक अंडर अटैक, इजरायली मिसाइल अटैक्स हैं। तल अवीव में तो हुआ ही है, लेकिन इट इज, वो कह रहे हैं कि रियाद में भी धमाके सुनाई दिए हैं, दुबई में भी, अबू धाबी में भी, बहरीन में भी। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब लगता है कि जी और इस वक्त एक बात मैं और आपसे गुजारिश कर दूं कि दुनिया डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है, क्योंकि एयर स्पेस जो है वो मिडल ईस्ट की अब बंद हो गई है। बेशतर एयर लाइंस ने अपनी वो क्लोज कर दी है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर उमा ने बिल्कुल ठीक तरह से पॉइंट आउट किया है। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या एग्री करेंगे इस बात पर कि ईरान हैड नो ऑप्शन? जब उनको मुज़ाकरात की टेबल पर बुलाया जा रहा था तो उन्हें मुज़ाकरात के लिए एक ही जो है एस्केप दिया जा रहा था और उस पर भी वो आमादा हो रहा था। इसके बावजूद भी ये सिचुएशन बन गई। आप देख रहे हैं कि ईरान के पास कोई दूसरी ऑप्शन मौजूद थी? देखें, बिल्कुल ईरान ने तो बड़ी सिंसियरिटी दिखाई है बातचीत में। देखें कि जिस तरह इंप्रेशन था और जिस तरह देवर अबाउट टू कंक्लूड, और जिस तरीके से अभी अब्बास अरागची ने भी कहा था कि ऑलमोस्ट चीजें सेटल हो गई थी, लेकिन ये जो अमेरिका का जो इजराइल का जो प्लान था ये तो ऑलरेडी पहले बन चुका था, हमने हमला करना है। ये तो एक आप समझ एक कस्टमरी किस्म की कार्रवाई थी, दिखाने के लिए दुनिया के लिए हम बातचीत कर रहे हैं। स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में आप देख लें, ये उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक नैरेटिव, एक कहानी बिल्ड वहां से कर दी थी दुनिया को, अब अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स को, पब्लिक को बताने के लिए कि अमेरिका की थ्रेट क्या है, कि न्यूक्लियर ये बम बना रहा है। फिर उसके बाद मिसाइल्स की बात की, हिस्सट के इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात की। फिर आपको याद हो पास में 2003 में जब बुश ने इराक पे इन्वेजन करना था, ही ऑल्सो एड्रेस स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में, वहां पे उन्होंने बात की कि ये न्यूक्लियर बम बना रहा है अफ्रीका से, दे आर गेटिंग यूरेनियम। तो वो एक कहानी उन्होंने बिल्ड की। अब उनको पता था अगर देखे बातचीत हो जाती है, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हो जाती तो अचीवमेंट तो कोई नहीं होती ना इनकी। इजराइल के जब नेतन्याहू रिसेंटली विजिट अमेरिका, तो वहां पे ही सेड टू ट्रम्प की लेट्स कंक्लूड what we started in June 2025. So that was the destruction of Iran। और ईरान में देखें वो चाहते हैं regime change हो और वहां पे एक fragmentation of Iran हो। सो वो विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, जो जिस तरह के हालात वाकयात हैं। सो मेरा ख्याल में ये देखें कि जो अभी जो स्टार्ट हुआ है, मेरा ख्याल में इट विल हैव सीरियस डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज। जिस तरह के बाकी खिते के ममालिक आ रहे हैं और वर्ल्ड इकोनॉमी पे इसके आप देखें इम्प्लीकेशन। अभी जो डेवलपमेंट हो रही है पर्शियन गल्फ में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और उसके आप इंटरनेशनल इकोनॉमी पे जो प्राइसेस, जो तेल की कीमतें आगे बढ़ जाएंगी, आपके स्टॉक एक्सचेंजेस आप देख लेंगे, सिचुएशन बहुत बुरे हालात की तरफ हम हेड कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में डिपेंड करता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो अभी कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अमेरिका, रशिया और चाइना से ये है कि वो बिहाइंड द सीन आपको सपोर्ट वो ईरान को करेंगे, लेकिन वो खुल के सामने आ नहीं सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सिचुएशन मजीद ये अनफोल्ड होगी तो क्लैरिटी होगी। बट वी हैव सीन कि जिस तरीके से मिसाइल्स दे आर रनिंग ईरान के अंदर, तो मेरे ख्याल में वो बिल्कुल है दे वांट की टारगेट किया जा रहा है। लीडरशिप है, आयतुल्लाह के पीछे है, ये मिलिट्री लीडरशिप के पीछे है, और पासादारान के जो लीडरशिप है और प्रेसिडेंट के पीछे है। तो दैट्स वाई देखें कि लास्ट ईयर भी उन्होंने यही किया था और उस वक्त भी इंडिया ने उनको असिस्ट किया था बाय प्रोवाइडिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस और सफाई करते रहे हैं। और अभी भी देखें ईरान के अंदर तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मोसाद के लिए और सीआईए के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मंसूर जाफर साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं कि खित्ते का अमन तबाह करने के लिए शायद ये इस तरह से अटैक किया गया हो कि आपस में ही लड़ते रहे फिर ये तमाम ममालिक, और दूसरा ये कि जो ईरान का रिस्पॉन्स था उसके बाद क्या ये मजीद तवील हो गई है जंग, और दूसरा ये कि अब ईरान अगर किसी पॉइंट पर इस जंग को आपको लगे कि रोकना चाहे तो उसके पास एक बेहतर ऑप्शन गल्फ ऑफ हॉर्मुज है, उसको बंद करने के बाद पूरी दुनिया में जो तेल की सप्लाई वाला मामला है वो रुक जाएगा और प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप होगा। जी, इसमें कोई शक नहीं। ईरान ने जो अपने मुख्तलिफ एवेन्यू स्पेल आउट किए थे इस जंग के हवाले से, रद्दअमल के हवाले से, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बंदिश भी था। माजी में भी ईरान इस ऑप्शन के हवाले से बात करता रहा है
लेकिन आपके इल्म में है कि ये एक ऐसी गुजरगाह है कि जहाँ से दुनिया की तकरीबन 30% जो तेल की तफसील है वो होती है। तो वो पूरे के पूरी जो एक शिपिंग लेन्स हैं वो डिस्टर्ब होने से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी अप्स एंड डाउन होने का इम्कान है। और उसके साथ साथ ईरान के लिए खुद भी जो इस वक्त इंटरनेशनल वो जो भी तेल वेल फरोख्त करता है उसको इसी रास्ते के जरिए से बैन अवी दुनिया तक जो है पहुंचाता है। तो लिहाजा ईरान की अपनी इकोनॉमी जो ऑलरेडी क्रिपल डाउन हुई है वो इस बंदिश के नतीजे में खुद भी मुतासर हो सकती है। और दूसरा, इस चीज को ज्यादा देर बंद इसलिए नहीं रखा जा सकता क्योंकि जितने बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल वाटर्स में और खासतौर पे जो इस वक्त अरेबियन सी है उसके अंदर मौजूद हैं अमेरिकन और ब्रिटिश इनकी आबदोज़ें और इस नौयत की जो टेक्नोलॉजीज हैं तो वो इसको मैं समझता हूँ जल्द खुलवाने की भी कोशिश करेंगी। तो ऐसी सूरत में शायद ये हर बार ज्यादा देर कारगर ना हो सके, लेकिन एक थ्रेट के तौर पे जरूर मौजूद है और एक लिमिटेड टाइम स्केल के लिए इसको मुतासर किया जा सकता है इस ट्रैफिक को और वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो शेक की जा सकती बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जो ऑप्शन मौजूद हैं ईरान जाहिर है उनको इस वक्त एक्सप्लॉइट कर रहा है, खासतौर पे एक भरपूर रद्द-ए-अमल और जो टारगेट उन्होंने अपने लिए लेजिटिमेट करार दिए थे ईरान पर हमले की सूरत में मिडिल ईस्ट के अंदर मुख्तलिफ अमेरिकन आउटपोस्ट मौजूद हैं, चाहे वो बेसिस की सूरत में है, उनकी एयर स्ट्रिप है, वो इस वक्त ईरानी मिसाइल के निशाने पर है। और आपने सुना है कि इस वक्त रियाद से लेके कुवैत हत्ता के इराक के अंदर भी जो है अटैक जो है वो आपको सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक जंग के फैलाव की तरफ एक इशारा मौजूद है और मैं समझता हूँ यही वो ममालिक हैं कि जिनकी इस वक्त एक्टिव पार्टिसिपेशन और एक्टिव डिप्लोमेसी के नतीजे में इस जंग के बादल जो है वो किसी तरीके से छट सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि एक बहुत ही सॉलिड सपोर्ट जो है वो ईरान को फराहम की जाए, स्ट्रेटेजिकली भी, दिफाई तौर पे भी और खासतौर पे डिप्लोमेटिकली, ताकि अमेरिका की ये जो जारहियत है इसके आगे और इसराइल की ये जो मैं समझता हूँ बुज़दिलाना कार्रवाई है इसका हकीकी मानों में तोड़ किया जा सके। लेकिन इसके नतीजे में अगर तो ईरान को एक बार फिर रिजीम चेंज के लिए ताराज किया गया है तो मैं समझता हूँ ये एजेंडा माजी की तरह फिर नाकाम रहेगा। उसके लिए चाहे जितनी भी कोशिशें कर लें, क्योंकि रिजीम चेंज के लिए आपके इल्म में है जो सबसे बुनियादी फैक्टर है वो एक ऐसा स्टूज, एक ऐसा एजेंट दरकार है जो हम